तो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक नंबर 17 रहेगा, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 82 से यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ क्वेश्चन पढ़िए। द टाइप ऑफ वैल्यू विच अलाउज वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट्स इट्स फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो आपको वो वैल्यू यहाँ पे बताना है जो कि क्या करता है, वाटर को एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, अलाउ करता है, एंड दूसरी डायरेक्शन में इसको जाने नहीं देता है। रिफ्लेक्स वैल्यू, स्लूस वैल्यू, ईयर रिलीफ या फिर प्रेशर रिलीफ। सो ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स या फिर चक वैल्यू। सो इट विल बी ए हमारे पास। नाउ 83 पे आइए। स्कवर वैल्यूज आर प्रोवाइडेड। स्कवर वैल्यू को अब आप कब प्रोवाइड करोगे? At street corners to control the flow, street corners to control the flow of water, at every depression and dead ends to drain out the waste water that may collect there, at the foot of rising man along the slope to prevent a back running of water, at every summit of rising man। सो कवर वैल्यू आप क्यों लगाते हो? ताकि बेसिकली जहाँ पे भी डिप्रेशन होगा या फिर डेड एंड होगा, वहाँ पे आप पानी को मतलब जमा होने नहीं दोगे, या फिर जो भी सिल्ट पार्टिकल वगैरह हैं वो वहाँ पे कलेक्ट मतलब हो जाए एंड उनको आप ड्रेन आउट करो। सो देयर फोर एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड्स टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर दैट मे कलेक्ट देयर। A सीवर दैट रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर, यानी कि वो सीवर जहाँ से हाउस सीवर मतलब लॉट ऑफ हाउस सीवर्स आर दियर, एंड ये हाउस सीवर एक पर्टिकुलर सीवर की तरफ आ रहे हैं। आगे मैन होल होगा एंड बीच में सीवर होगा। वो सीवर कौन सा सीवर होगा? जिसमें हाउस ड्रेनेज आ रहा होगा, या फिर जो हाउस सीवर्स हैं वहाँ से सीवेज आ रहा होगा। सो ये हमारे पास क्या होता है, लेटरल सीवर। सो पहले हाउस सीवर, फिर लेटरल, ब्रांच, मेन एंड लास्ट पे आउटफॉल, एंड फिर आपका होता है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। A pipe conveying sewage from plumbing system of single building to common sewer or point of immediate disposal is called। So ये कौन सा सीवर हमारे पास है? इट इज हाउस सीवर, यानी कि पाइप या सीवर कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ सिंगल बिल्डिंग। क्लियर? यानी कि इन शॉर्ट डिफरेंट हाउस से या फिर एक सिंगल बिल्डिंग से जो पहला ही सीवर हमारे पास कनेक्टेड रहता है, दैट इज हमारे पास हाउस सीवर। एंड ये हाउस सीवर क्या करता है, इस सीवेज को कलेक्ट करके आगे पहुंचाता है किधर? लेटरल सीवर के अंदर। सो हाउस सीवर। For a country like India, where rainfall is mainly confined to one season, the suitable सीवरेज सिस्टम विल बी। सो इंडिया में आपको सीवेटेबल सीवरेज सिस्टम कौन सा मिलेगा जहाँ पे, एंड ये भी हिंट आपको दे रहा है कि रेनफॉल जो है दैट इज मेनली कन्फाइनेड टू वन सीजन, यानी कि रेनफॉल एक पर्टिकुलर सीजन में आता है। क्लियर? रेनफॉल एक पर्टिकुलर सीजन में आता है। सेपरेट सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, बताइए आप सेपरेट सिस्टम यूज़ करोगे कि कंबाइंड? सो जनरली इंडिया की अगर हम बात करें जहाँ पे, एंड हिंट दे रखा है कि रेनफॉल इज कन्फाइनड, देयरफॉर आप सेपरेट सिस्टम यूज़ करोगे। एक स्टॉर्म वाटर के लिए, दूसरा हमारे पास सीवेज के लिए। क्लियर? सो सेपरेट सिस्टम। एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसको हम जनरली कितना लेते हैं? 135 लीटर्स। सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिज़ाइन फॉर, कितने ईयर्स के लिए आप सीवरेज सिस्टम को क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे? 10 ईयर, 25 ईयर, 50 ईयर, 75 ईयर्स। जो अप्रॉक्सीमेट आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज़ 25 ईयर्स। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी हुई हैं, आपके नोट्स में होंगे, आप नोट्स को मिलाएं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर्स इज प्रेफर्ड फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज? अगर आपके पास कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवेज है, मतलब एक ही सीवर है, इसमें आप दोनों स्टॉर्म वाटर एंड सीवेज को क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, इसके लिए कौन सा प्रेफरेबल सीवर हमारे पास होता है? सो इट इज़ जनरली एग शेपर्ड सीवर। सो एग शेपर्ड सीवर यहाँ पे हमारा यूज़ होता है किसके लिए? कंबाइंड के लिए। बेसिकली जो एग शेपर्ड होता है वो दोनों के लिए, चाहे सेपरेट सिस्टम हमारे पास हो या फिर हमारे पास कंबाइंड सिस्टम हो। The suitable system of sanitation for area of distributed rainfall throughout the year with less intensity। So main thing is आपको बोल रहा है कि कौन सा सिस्टम आप यूज़ करोगे जहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर पड़ रहा है, यानी कि जो 12 महीने हमारे पास हैं, 12 महीनों में कंटिन्यूसली रेनफॉल ओकर कर रहा है। सो वहाँ पे कौन सा सिस्टम आप प्रेफर करोगे? आप कंबाइंड सिस्टम प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि जो आप सीवेज कैरी करोगे, जो रेन वाटर होगा वो उसको ईजिली क्या करेगा, उसको ईजिली डाइल्यूट भी करेगा एंड उसको वॉश भी करेगा या फिर आगे भी चलाएगा। क्लियर? फिर द वाटर कैरेज सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट।
the water carrier system of collection of waste product is cheaper in initial cost than dry convenience system, requires treatment before disposal, creates hygienic problem, all of the above. बेसिकली पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, हम बेसिकली ड्राई कंजर्वेंसी सिस्टम को क्या करते थे, यूज़ करते थे। आजकल हम क्या करते हैं, वाटर कैरेज सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्लियर, वाटर कैरेज सिस्टम का यूज़ करते हैं, एंड उसमें हाइजीनिक प्रॉब्लम तो नहीं होती है। आशा क्या बोल रहा है, इज़ चीपर इन इनिशियल कॉस्ट देन ड्राई, जी नहीं, इनिशियल खर्चा आजकल जो हमारे पास है, जो आजकल वेस्ट कैरेज सिस्टम हमारे पास है, उसमें ज़्यादा आ जाता है। फिर रिक्वायर्स ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल, जी हाँ, जो आजकल वेस्ट कैरेज सिस्टम हमारे पास है उसमें जो सीवेज कैरी किया जाता है उसको आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। अगर आप कहीं पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, बिफोर डिस्पोजल आपको क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। सो रिक्वायर्स ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। नेक्स्ट, in the time if the time of concentration is 9 minutes then the intensity of rainfall according to British Ministry of Health formula will be, देखिए ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे इररिलेवेंट है। ये इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से यहाँ पे क्या किया गया है, इनको इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से कवर किया गया है। यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे हमारा एक टॉपिक होता है दैट इज़ हाइड्रोग्राफ्स। हाइड्रोग्राफ्स एक यूनिट हमारा होता है, वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, बट स्टिल यहाँ पे इनको एक बार हम देख लेंगे। देखिए, द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज 9 मिनट। आपको क्या किया गया है, आपको टाइम ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है। बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक डेटा होता है जो हमें याद रखना होता है। देखिए, पहले हमारे पास अगर टाइम जनरली हमारे पास 5 to 20 मिनट्स के बीच गिवन हो, जो गिवन टाइम है अगर वो 5 to 20 मिनट्स के बीच गिवन हो, सो इसके लिए हमारे पास जो देखिए पहले हमारे पास पहले इंटेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली हमारे पास ए डिवाइडेड बाई टी प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई टी प्लस बी, ए डिवाइड बाई टी प्लस बी। देखिए ये हमारे पास फार्मूला होता है इंटेंसिटी निकालने के लिए। एंड जो रेनफॉल इंटेंसिटी हमारे पास होती है उसको हम जनरली mm पर आर में क्या करते हैं, mm पर आर में नापते हैं। क्लियर, mm पर आर में नापते हैं, mm पर आर, क्लियर, mm पर आर या फिर सेंटीमीटर पर आर। सो ये जनरली इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास रहता है। नाउ अगर आपको टाइम गिवन है 5 to 20 मिनट, एक और यहाँ पे दूसरा डेटा हमारे पास है जो हमें याद रखना होता है। अगर टाइम हमारे पास हो 20 to 100 मिनट, 20 to 100 मिनट, सो इन दो केस में आपको फिर ए और बी जो है उसका वैल्यू खुद याद रखना होता है, तब जाके आप इंटेंसिटी निकाल पाओगे। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना है, 9 मिनट। सो ये किस में लाई करेगा, 1 में कि सेकंड में? सो ये लाई करेगा फर्स्ट के अंदर, जहाँ पे अगर आपका टाइम रेंज कितना हो 5 to 20 मिनट। सो इस केस में जो ए आपका होता है ये आपको याद रखने, ए आपका होता है 75 एंड बी जो आपके पास है ये होता है 10। एंड जब आपका टाइम आप कंसंट्रेशन कितना होता है 20 to 100 मिनट, इस केस में ए का वैल्यू बढ़ जाता है अप टू 100 एंड बी का वैल्यू बढ़ जाता है अप टू 20। सो ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये आपको याद रखने होते हैं दोनों केस में। बट साथ में ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास टाइम ऑफ कंसंट्रेशन गिवन है कितना है। सो 5 to 20 मिनट, दूसरा हमारे पास 20 to 100 मिनट। ए का वैल्यू 75, बी 10। दूसरे केस में ए 75 से सीधे 100 एंड 10 सीधे यहाँ पे 20। अब बताइए कौन सा वैल्यू हम यूज़ करेंगे, कौन सा डेटा? सो यहाँ पे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 9 मिनट, सो इसका मतलब 9 लाई करता है 5 और 20 के बीच। मीन्स हमें ये डेटा यहाँ पे लेना होगा एंड आई की जो फार्मूला इंटेंसिटी वाली फार्मूला है उसमें डालना है। ए बताइए कितना, ए बताइए कितना, 75 हम लेंगे। अच्छा, टी हमें गिवन है कितना, 9 मिनट। सो टी हमारा 9 प्लस हमारे पास बी का वैल्यू कितना 10। सो इट विल बी सीधे 75 अपॉन हमारे पास 19, 75 अपॉन 19। सो 75 को जब आप 19 से यहाँ पे डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा, क्योंकि देखिए 75 इज क्लोज टू 80, 90 इज क्लोज टू 20 हमारे पास। सो जो ऑप्शन होगा दैट विल बी नियर टू 4 हमारे पास, है ना, क्लियरली समझ आ रहा है। सो इट इज़ हमारे पास 3.9 समथिंग यहाँ पे वैल्यू आएगा। मीन्स आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हो कि आंसर जो है
वो 4 के करीब है, बट ये जो 3.9 यहाँ पे निकलेगा ये सेंटीमीटर पर आवर में निकलेगा। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे किस में, mm पर आवर में, दैट विल बी 39 इज यहाँ पे 40। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 40। समझ में आया होगा। सो दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी हमारे पास। बट न्यूमेरिकल करने के लिए ये वाला यू हैव टू रिमेंबर द डेटा, आपको डेटा रिमेंबर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज, देखिए पहला ऑप्शन, द टाइम टेकन बाय रेनफॉल वाटर टू रन फ्रॉम मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑफ वाटरशेड टू द इनलेट ऑफ सीवर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन सीवर टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, सम ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। देखिए बेसिकली होता क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम एरिया अंडर स्टडी जो लेते हैं उसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। हाइड्रोलॉजी के अंदर जो हमारा एरिया होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, क्लियर, जिसका रेनफॉल बेसिकली हम क्या करते हैं, जिसका रेनफॉल हम काउंट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कैचमेंट एरिया। नाउ ये जो कैचमेंट एरिया हमारे पास है, लेट यहाँ पे कोई सीवर हमारे पास है, लेट यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोई सीवर है, क्लियर, यहाँ पे मेरे पास सीवर है कोई। देखिएगा नाउ ये जो सीवर हमारे पास होगा, वेट, नाउ ये जो सीवर हमारे पास होगा इसमें बेसिकली वाटर का कैरिएज हो रहा होगा, कुछ रेनफॉल पड़ रही होगी, वो डायरेक्टली इस पॉइंट पे पड़ रही होगी एंड यहाँ से आप उसको कैरी कर रहे होगे। एंड साथ में ये जो कैचमेंट एरिया हमारे पास है, देखिएगा ये जो कैचमेंट एरिया हमारे पास है यहाँ पे भी रेनफॉल पड़ रहा होगा क्योंकि हमने ये कैचमेंट एरिया कंसिडर किया है, क्लियर। सो यहाँ से कुछ रेनफॉल आ रहा होगा, उसको टाइम लग रहा होगा यहाँ पे आने में, जो इनलेट हमारे पास है, क्लियर। एक तो ये वाला टाइम ध्यान दीजिए, दिस इज टाइम T1। अगर यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ से जो रेनफॉल आ रहा होगा इस सीवर के अंदर क्या कर रहा होगा, इंटर कर रहा होगा। एक तो ये टाइम T1, दूसरा यहाँ से अब ये जो वाटर है इसको टाइम लग रहा होगा इधर, अरे यार, इधर आने में, इस पॉइंट तक आने में। सो ये होगा हमारे पास T2 टाइम। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि जब ये हमारा कैचमेंट एरिया है जिसका रेनफॉल हमें क्या करना है, काउंट करना है। अब इन पॉइंट्स पे भी बारिश हो रही होगी ना, बारिश हर जगह हो रही होगी, क्लियर। अब यहाँ से जो इन पॉइंट से, फारा पॉइंट से जो रेन आएगा किधर, जो इनलेट पॉइंट होगा हमारा, जो कि क्या कर रहा होगा, इस स्टॉर्म वाटर को कैरी कर रहा होगा। फिर यहाँ से जो ये वाटर होगा इनलेट में इंटर करा एंड यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इनलेट, ये जो पॉइंट हमारे पास है इस पॉइंट को हम स्टडी कर रहे हैं। सो यहाँ से इधर आने में टाइम अगर T2 लग रहा है एंड यहाँ से इधर आने में टाइम T1 लग रहा है, सो देयरफॉर जो हमारे पास टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है इट इज समेशन ऑफ दी बोथ टाइम। सो ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ए एंड बी। सो देयरफॉर ऑप्शन सी हमारे पास जो है दैट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज मच ग्रेटर देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, इक्वल टू 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। सो सीवेज का जो जी हमारे पास होता है, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर से थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, दैट इज वाटर का जनरली हमारे पास 1 होता है। सो ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी फॉर ऑल सीवर्स इन इंडिया इज यूजुअली, बताइए सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। यहाँ पे आप रॉन्ग आंसर भी कर सकते हो, याद रखिएगा। अगर आपको याद होगा जनरली जो हम पहले तो एवरेज की अगर हम बात करें, जो एवरेज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का वैल्यू हम लेते हैं दैट इज 0.8 to 0.9, या फिर इवन आप इसको क्या कर सकते हो 1 मीटर पर सेकंड भी कंसिडर कर सकते हो। फिर मैंने आपको स्टॉर्म वाटर के लिए बोला था, अच्छा स्टॉर्म सीवर के लिए बोला था, याद है ना वैल्यू, स्टॉर्म सीवर के लिए, फिर सैनिटेशन सीवर के लिए अलग से 2 वैल्यूज़ बोले थे। एंड अगर आप देखोगे ऑप्शन यहाँ पे, The self-cleansing velocity of all sewers in India is usually, and एक पार्टिकल साइज हमारे पास होता था पर्टिकुलर, उसका भी बोला था, याद है ना 0.45 वाला। अच्छा, लेस देन 1 मीटर पर सेकंड, 1 to 1.2, 1.5 to 2, पहले लास्ट के 2 ऑप्शंस जो हैं ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। अब लेस देन 1 to 1.2, देखिए लेस देन 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, इट कैन बी 0.2, ये 0.1 भी इसको मान सकता है, 0.3 भी मान सकता है। इसीलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड टू 1.2 मीटर पर सेकंड। दिस इज दी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ऑफ ऑल सीवर्स इन इंडिया। एवरेज की अगर हम बात करें इट इज़ 0.8 to 0.9, या फिर आप 1 के साथ जाते हो जनरली। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इट इज़ हमारे पास बी, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है ये इक्वल टू 1 नहीं है, इट इज़ लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब 0.1 भी हो सकता है, क्लियर।
द स्लोप ऑफ सीवर शैल बी गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप ऑफ ग्राउंड। अलग अलग बुक्स पे इसका भी रॉन्ग ऑप्शन मार्क किया गया है। सो इट इज़ हमारे पास ऑप्शन ए देखा है हमने, गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप ऑफ ग्राउंड। जो नेचुरल स्लोप ऑफ ग्राउंड होगा उसी वे में हम क्या करेंगे, सीवर को स्लोप देते हैं। सो ये था 96। अच्छा ये कहाँ से आ गया 70, 81, ये तो हमने देखे हैं, ये तो हमने क्या किए हैं, इनको हमने देखा हुआ है। सो 96, हाँ अब आ गया 97। The design discharge for the separate system shall be taken as design discharge for separate। ये वैल्यूज़ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताए हैं जो पीछे हमने किए हैं। देखिए डिज़ाइन डिस्चार्ज फॉर सेपरेट सीवर, अगर हमारे पास सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवेज होगा, क्लियर, अगर हमारे पास सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवेज होगा दैट इज सर्कुलर सीवर, क्लियर, सर्कुलर। कंबाइंड के लिए ज़्यादातर हम प्रेफर क्या करते हैं, जो हमारे पास एग शेप्ड सीवर होता है, कंबाइंड के लिए हम प्रेफर करते हैं किसको, अरे यार एग शेप बन जाए, एग शेप्ड सीवर, याद है ना। अच्छा सो एग शेप्ड सीवर जनरली कंबाइंड के लिए, सर्कुलर हम किसके लिए प्रेफर करते हैं, सेपरेट सिस्टम के लिए। डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ सेपरेट सिस्टम। सो एक में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, एक में हमारे पास स्टॉर्म वाटर होगा, दूसरे में हमारे पास क्या होगा, सीवेज होगा। यहाँ पे जनरली जो डिज़ाइन डिस्चार्ज हमारे पास होता है, डिज़ाइन डिस्चार्ज दैट इज टेकन एज 6 टाइम्स ड्राई वेदर फ्लो, उसको हम कितना लेते हैं, 6 टाइम्स ड्राई वेदर फ्लो। फिर डिज़ाइन डिस्चार्ज फॉर कंबाइंड सिस्टम, अगर हमारे पास अब कंबाइंड सिस्टम होगा, क्लियर, जहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, दोनों सीवेज एंड स्टॉर्म को क्या कर रहे होंगे, कैरी कर रहे होंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको डिज़ाइन डिस्चार्ज लेना पड़ेगा वो थोड़ा कम लेना पड़ेगा। सो इट इज़ हमारे पास रेनफॉल, क्योंकि एक में स्टॉर्म वाटर होगा दैट इज़ रेनफॉल प्लस 2 टाइम्स ड्राई वेदर फ्लो यहाँ पे आप लेते हो, क्लियर। सो ऑप्शन सी, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायामीटर्स ऑफ सीवर शैल बी। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम याद है ना, मैंने आपको प्लेन में भी बताया था, हिल्स का भी बताया था, यहाँ पे पहले मिनिमम बताया था प्लेन एंड हिल्स में, मैक्सिमम बताया था कितना होता है 3000 mm हमारे पास, 3000 mm मीनस 300 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी हमारे पास मिनिमम कितना 15 सेंटीमीटर दैट इज इक्वलेंट टू 150 mm मांग सकते हो, इवन कि कहीं पे हम 100 भी चले जाते हैं, बट यहाँ पे आप मांग सकते हो 150 mm। मैक्सिमम कितना 300 सेंटीमीटर दैट इज इक्वलेंट टू 3000 mm। सो ऑप्शन बी। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवर, सीमेंट कंक्रीट सीवर, कंक्रीट सीवर की डिसएडवांटेज पूछ रहा है। लेस स्ट्रेंथ ऐसा तो हो ही नहीं होगा, डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्ट करना भी मुश्किल नहीं है, लेस लाइफ, लाइफ तो अच्छी खासी होगी, डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, जी हाँ क्योंकि वो काफ़ी हैवी होंगे सो उनको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। मोस्ट सूटेबल सेक्शन ऑफ सीवर इन सेपरेट सीवेज सिस्टम इज, सो सेपरेट सीवेज की बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सो इट इज़ हमारे पास सर्कुलर। एन एग शेपर्ड सेक्शन ऑफ सीवर, बताइए एग शेपर्ड की बात कर रहा है, इज इकोनॉमिकल देन सर्कुलर, प्रोवाइड सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एट लो डिस्चार्ज, इज मोर सूटेबल देन सर्कुलर सीवर, इज ईजी टू कंस्ट्रक्ट। सो एग शेपर्ड में आपने क्या देखा था, जब हमारे पास वैरिंग डिस्चार्ज होगा, क्लियर, जब हमारे पास डिस्चार्ज वैरी कर रहा होगा, सो मीन्स चाहे हमारे पास लो डिस्चार्ज हो या फिर हाई डिस्चार्ज हो उसके लिए यूज होता है। सो प्रोवाइड सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी एट इवन लो डिस्चार्जेस। So B is the right option. The velocity of flow does not depend upon, वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसके लिए मैंने आपको इक्वेशन भी बताई थी, अलग अलग मैनिंग इक्वेशन चीज इक्वेशन। सो मैनिंग की इक्वेशन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 1/n r 2/3 S0 1/2। अच्छा r इसमें क्या होता था, हाइड्रोलिक रेडियस दैट इज एरिया अपॉन पेरीमीटर। अच्छा n हमारे पास क्या था, मैनिंग कॉन्स्टेंट। S0 हमारे पास क्या होता था, स्लोप होता था। सो देखिए द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। एंड अगर आपको डिस्चार्ज यहाँ से निकालना होगा, डिस्चार्ज क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी हमारे पास, क्लियर। सो डिस्चार्ज की फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी, कभी आपको फॉर्मूला भी देता है यहाँ पे। सो इट विल बी 1/n AR 2/3 S0 1/2। सो ये भी याद रखें कि डिस्चार्ज कैसे आप निकालते हो। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ सीवर, यानी कि स्लोप, जी हाँ करता है। लेंथ ऑफ सीवर, लेंथ तो फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, सो आर यहाँ पे आ रहा है। रफनेस ऑफ सीवर, जी हाँ रफनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो इट इज़ हमारे पास लेंथ ऑफ सीवर, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ सीवर। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर एन एग शेप्ड सीवर फ्लोइंग 2/3 फुल हमारे पास
पहला ऑप्शन इक्वल टू एच एम डी यानी कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ व्हेन फ्लोइंग फुल, फिर लेस देन एच एम डी व्हेन फ्लोइंग फुल, ग्रेटर देन एच एम डी व्हेन फ्लोइंग फुल। सो बेसिकली ये कंपेयर कर रहा है। देखिए हमारे पास क्या है, इसने हमें दिया है एग शेपर्ड सीवर एंड ये बोल रहा है कि अगर ये फुल्ली फ्लो कर रहा है, पहला केस। दूसरा, अगर ये 2/3 ऑफ फुल जो हमारे पास है, अगर फॉर एग्जांपल ये फुल इतना मानिए ये इतना फुली फ्लो कर रहा है, लेट अस अज्यूम, एंड अब ये क्या कर रहा है, इसका 2/3 यानी कि इतना हिस्सा अब ये क्या कर रहा है, अब ये फ्लो कर रहा है, अब ये इसका इतना हिस्सा यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हमारे पास होती है वो कितनी होती है। सो देखिए ये डायरेक्टली वैल्यू है जो याद रखना है दोनों केस में। अगर हमारे पास फुल्ली फ्लो कर रहा है सो उस केस में जो हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का वैल्यू होता है दैट इज़ 0.58, दैट इज़ हमारे पास 0.58। सो 0.58 टाइम्स डी, दैट इज डायाब सीवर हमारे पास। एंड अगर ये क्या कर रहा है, अगर ये बेसिकली रन कर रहा है 2/3 ऑफ फुल, 2/3 ऑफ फुल, सो उस केस में जो हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है दैट इज जनरली ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 0.64 डी। सो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, 0.64 डी। सो दो वैल्यूज़ हैं, ये आपको क्या करने हैं, यहाँ से याद रखने हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो देयरफॉर द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ HMD for an egg-shaped sieve flowing 2/3 full is basically greater than HMD when flowing full. So full में 0.58 का वैल्यू हमारे पास निकलता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड यहाँ पे 0.64। सो देयरफॉर जब ये 2/3 कर रहा होगा फ्लो, सो उस केस में वैल्यू जो है वो फुल के कंपैरिजन में ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायामीटर ऑफ सीवर ऑन द सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज। सो बताइए अगर हमारे पास डायामीटर इंक्रीज हो जाए, क्लियर, अगर हमारे पास डायामीटर जो है वो इंक्रीज हो जाए। देखिए सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी निकालने के दो तरीके हमारे पास है। एक हमारे पास है 8 बीटा अपॉन एफ, फिर G-1 हमारे पास इंटू GDS, ये फार्मूला हमारे पास, अच्छा ये बताई थी। फिर हमारे पास दूसरी फार्मूला भी इसमें आ जाती है और मतलब इसी को मॉडिफाई करके हम क्या बनाते हैं, 1/n R⁻⁴ अच्छा K d' इंटू G-1, ये हमारे पास दूसरी फार्मूला होती है। देखिए जनरली अगर आप देखोगे, अगर हम एज्यूम करेंगे सर्कुलर सीवर को, अगर हम एज्यूम करेंगे सर्कुलर सीवर के केस में जो हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस निकल के आता है दैट इज़ जनरली D/4। जब हम इसमें एरिया बाय पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, एरिया बाय पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास जनरली जो वैल्यू डायरेक्टली निकलता है R का, इट इज़ D/4। सो इसको भी आप रिमेंबर रखें, कभी कभार ये भी पूछा है। बेसिकली ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ये हम चैनल्स में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पे ये वैल्यू हमारा निकल के आता है। यहाँ पे भी आप याद रख सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो हमारे पास सीवर होता है, सीवर में जनरली जो हमारे पास प्रेशर होता है दैट इज़ अंडर, जो हमारे पास सीवर में पानी फ्लो करता है दैट इज़ अंडर PATM, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड मैंने आपको डिफरेंस भी बताई थी कि जो हमारे पास पाइप फ्लो होता है एंड सीवर के अंदर जो फ्लो होता है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। सीवर के अंदर जो फ्लो होता है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि किसी चैनल या ड्रेन में फ्लो कर रहा है। सो इसके लिए जो हाइड्रोलिक रेडियस हमारे पास निकल के आता है दैट इज़ जनरली हमारे पास D/4। कितना निकल के आता है, D/4। चलिए ये भी बताते हैं कैसे निकलता है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, R जो हमारे पास होता है दैट इज़ एरिया बाय पेरीमीटर। सो ये जो हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है, बताइए एरिया कितना होता है, दैट इज़ πd²/4, πd²/4। फिर पेरीमीटर हमारे पास कितना होता है, पेरीमीटर इज जनरली πd हमारे पास, πd। सो देखिए यहाँ से पाई गया, अच्छा एक ये वाला डी गया, सो बचा कितना, D/4। सो ये वैल्यू भी याद रखना, कहीं पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अच्छा नाउ क्लियरली आपको दिख रहा है कि R जो हमारे पास है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। R जो हमारे पास है सर्कुलर सीवर के लिए, चाहे याद रखिएगा ये भी, चाहे फुली फ्लो कर रहा है या फिर हाफ फ्लो कर रहा है, एग्जैक्टली हाफ फ्लो कर रहा है, दोनों केस में R कितना निकलता है, D/4। नाउ इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि ये जो हाइड्रोलिक रेडियस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। एंड इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर यहाँ पे ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि VS जो होगा दैट विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। सो इसका मतलब ये हुआ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायामीटर ऑफ सीवर ऑन द सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या है, टू इंक्रीज इट।
पहला ऑप्शन टू डिक्रीज इट, फ्लक्चुएटिंग नील, सो इट इज़ टू इंक्रीज इट। यानी कि अगर हमारे पास, इन शॉर्ट आप याद रखोगे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिक रेडियस, हाँ, अगर हमारे पास, अच्छा डायमीटर ऊपर बोल रहा था, सो अगर डी बढ़ रहा है इसका मतलब आर बढ़ेगा, एंड अगर आर बढ़ेगा इसका मतलब वी एस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर अंडर कलवर्ट्स इज, तो ये भी बताया था कलवर्ट्स में आप क्या यूज़ करोगे, सर्कुलर ब्रिक सीवर। द टाइप ऑफ सीवर विच इज सूटेबल फॉर बोथ कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम, सो देखिए वापस से वही चीज़, कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम दोनों के लिए आप क्या प्रेफर करोगे, एग शेप्ड सीवर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रेस्पेक्टिवली आर, फ्रेश सेप्टिक, फ्रेश क्या होती है अल्कलाइन, सेप्टिक क्या होती है एसिडिक। द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय, सो ऑलरेडी आपको पता है क्लोरीनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड्स द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ सिट्रियम, सो सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ सिट्रियम को कौन सा फैक्टर यहाँ पे रिटार्ड करेगा, हाई टेम्परेचर, सनलाइट, सेटिस्फाइंग ऑक्सीजन डिमांड, जी नहीं, ये रिटार्ड नहीं करेंगे, ये इंप्रूव करेंगे, मीन्स नन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। सो ये बोल रहा था रिटार्ड कौन करेगा सेल्फ प्यूरिफिकेशन को, सनलाइट टेम्परेचर या फिर सेटिस्फाइंग डीओ यानी कि ऑक्सीजन डिमांड। फिर सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर नॉर्मली डिजाइंड फॉर 5 to 10 ईयर, 15 to 20, सो बेस्ट ऑप्शन इज 15 to 20 हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट यूनिट। नेक्स्ट, सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ, सो देखिए सेटलिंग वेलोसिटी की बात कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, डेप्थ ऑफ टैंक, फिर हमारे पास टेम्परेचर। सो पहली बात तो जो आपने एफिशिएंसी देखी थी इक्वल टू वी टी अपॉन वी नॉट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ, डेप्थ का कोई लेना देना नहीं है एफिशिएंसी के साथ। इसका मतलब जो हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ, क्लियर, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ। एंड बाकी जो फैक्टर्स यहाँ पे है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ बढ़ेगा, साइज ऑफ पार्टिकल के साथ बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वी टी जो हमारे पास है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, एंड विस्कोसिटी जो है दैट इज खुद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर ये दो इन्वर्स हैं इसका मतलब वी टी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, देखा है हमने। सो देयरफॉर ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग यहाँ पे है, क्लियर, ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है यहाँ पे, क्लियर। सो इसमें होना चाहिए सेटलिंग वेलोसिटी डिक्रीज विथ, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिक्रीज विथ, सो इट इज़ हमारे पास डेप्थ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इट इज़ रॉन्ग। सो इन चारों में से जो अलग हमारे पास है दैट इज डेप्थ, बाकी सभी के साथ ये बढ़ेगा, सो इट इज़ रॉन्ग, यहाँ पे इसको मिस्टेक हुआ है बुक वाले को, सो दिस इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज हमारे पास नंबर 113, स्टैंडर्ड बीओडी इज मेजर्ड एट, स्टैंडर्ड बीओडी हमारे पास क्या होता है 20 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डे। देखिए जो नया है वो भी मैंने आपको एमसीक्यूज में बताया था, दैट इज हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस 3 डेज, बट ये जनरली अभी पिक्चर में नहीं आया है, क्लियर। एंड जनरली जो बुक्स वगैरह हमारे पास हैं, जो भी कन्वेंशनल बुक्स हैं उनमें इसी को लिया गया है, क्लियर। एंड ये स्पेशली हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं, जो हमारे पास टेम्परेट एरियाज होते हैं, क्लियर, या फिर जो हमारे पास ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं। सो जनरली हमारा जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा दैट इज़ 20 डेज एट द रेट ऑफ 5 डेज एट द रेट ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन, देखिए ऑलरेडी आपको पता है टीओडी ग्रेटर देन सीओडी ग्रेटर देन हमारे पास बीओडी, सो इसमें बताने की नीड नहीं है। टीओडी ग्रेटर देन किधर गया, टीओडी ग्रेटर देन सीओडी ग्रेटर देन बीओडी। सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है जनरली 5 डे बीओडी, एंड ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 5 डे बीओडी इज दी अल्टीमेट बीओडी, 5 डे बीओडी इज ग्रेटर देन 4 डे बीओडी, कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। 5 डे बीओडी इज लेस देन 4 डे बीओडी, कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। बीओडी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। अगर आपको याद होगा मैंने आपको ऑक्सीजन इक्विवेलेंट यहाँ से नंबर ऑफ डेज मैंने आपको बताए थे, फिर ऑक्सीजन इक्विवेलेंट बताया था, फिर आपको यहाँ से बोला था बीओडी। ऑक्सीजन इक्विवेलेंट क्या है, बीओडी क्या है, स्टडी किया था आपने, क्लियर। फिर हमने ग्राफ भी देखा था, अगर आपको याद होगा, क्लियर, ग्राफ भी हमने देखा था। सो बीओडी का ग्राफ भी हमने देखा था, याद है ना आपको। सो एक साइड से बीओडी हमारे पास, फिर यहाँ से टाइम हमारे पास। अच्छा, मेन ये वाला करूँ जो डिक्रीजिंग ग्राफ था यहाँ पे, ये किसको डिनोट कर रहा था, ये ऑक्सीजन इक्विवेलेंट को डिनोट कर रहा था, याद होगा ना आपको। दिस इज ऑक्सीजन इक्विवेलेंट हमारे पास, या फिर यही होता था बीओडी रिमेनिंग, यही हमारे पास क्या होता था, बीओडी रिमेनिंग। अच्छा, ये चीज़ क्या होती थी, ये होती थी हमारे पास बीओडी सेटिस्फाइड, क्लियर। ये हमारे पास क्या होती थी, ये हमारे पास होती थी बीओडी सेटिस्फाइड जनरली, या फिर बीओडी एक्सर्टेड हमारे पास। एंड यही बेसिकली हमारे पास राइट करू होता है, कौन सा, ये वाला करू, देखा था आपने, यही हमारे पास बीओडी का राइट करू होता है। एंड यहाँ पे क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे जितना आप आगे बढ़ोगे हमारे पास जो बीओडी है वो इंक्रीज होगा विथ टाइम। सो देयरफॉर जो 5 डे बीओडी है इज़ ग्रेटर देन 4 डे बीओडी, कीपिंग अदर कंडीशन सेम, क्योंकि ये
बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, BOD सेटिस्फाइड यहाँ पे, या फिर BOD एग्जर्टेड, ना कि BOD रिमेनिंग। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो 5 day BOD इज ग्रेटर देन 4 day BOD कीपिंग दी अदर कंडीशन सेम। नेक्स्ट, इन इफ BOD of a town is इतना 20,000 kg पर डे एंड BOD पर कैप्चा पर डे इज इतना, ये भी आपको बताया था। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते हो, क्लियर। एंड अगर ये वैल्यू नहीं दिया होगा तब आप क्या लोगे, याद है ना 80% वगैरह। अच्छा, तब आप क्या लोगे यहाँ पे, सॉरी 80% बोला, 80% नहीं, दैट इज़ हमारे पास 80 ग्राम पर पर्सन पर डे, याद है ना 80 ग्राम, दैट इज़ 50 to 70 जो हमारे पास रेंज होता था, 80 ग्राम पर पर्सन पर डे। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता तब भी, ऐसा भी न्यूमेरिकल मैंने आपको दिखाया था ना, अगर ये वैल्यू नहीं दिया होगा तब क्या करोगे। सो इस केस में सीधे सीधे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सॉल्व करने की नीड भी नहीं है। 5 4 20, सो इतना तो कन्फर्म है कि 4 आएगा। अब देखिए 5 4 20, सो यहाँ पे कितने बचे 0 और यहाँ पे बचे 3 0, फिर यहाँ पे 0.05 है, इसलिए अगर आप इस 5 को इधर लेके आओगे यहाँ से और 2 0 चढ़ेंगे, मीन्स इट विल बी हमारे पास 1 10 100,000 10,000 लेक, सो 4 लेके यहाँ पे आंसर रहेगा, क्लियर। आप सीधे क्या करोगे, आप सीधे यहाँ पे ये वाले को इससे डिवाइड करोगे एंड आपका आंसर निकल के आएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन डी, द रेट ऑफ BOD एक्सिक्यूटेड एट एनी टाइम, यानी कि हमारे पास याद है ना BOD की बात कर रहा है, रेट ऑफ BOD लॉ की बात कर रहा है। रेट ऑफ BOD एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो आपको बताया था DLT/dt जो हमारे पास होता था, दैट वाज प्रोपोर्शनल टू -KT हमारे पास, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग। द रेशियो ऑफ 5 day BOD टू अल्टीमेट BOD इज, सो हमारे पास कितना होता है 0.68 या फिर 68%, सो इट इज़ 2/3, 2/3 इज ऑलमोस्ट 0.67। ई BOD टेस्ट, अच्छा, in a BOD test 1 ml of raw sewage was diluted to 100 ml, सो डाइल्यूशन फैक्टर आपका क्या निकलेगा, डाइल्यूशन फैक्टर आपका 100/1 निकलेगा। अच्छा, फिर जो हमारे पास DO कंज्यूमर, दैट इज़ हमारे पास 6 ppm तो 1 ppm हमारे पास, सो इट इज़ हमारे पास 6 - 4, सो 100, यहाँ से 6 - 4 कितना 2, सो आपका आंसर आएगा 200। ये तो आपको याद भी हुआ होगा। नेक्स्ट 120, द मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ इज, सो इनमें से हमारे पास क्या होता है, मिनिमम कितना होना चाहिए 4 ppm। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज सैंपल हुज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज सेम एज द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई BOD इज, सो बताया था रिलेटिव स्टेबिलिटी, अगर हमारे पास जो सीवेज सैंपल है whose dissolved ऑक्सीजन इज सेम एज द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अगर ये हमारे पास सेम होता है, ये भी हमने डिस्कस किया, सो RS का वैल्यू कितना निकल के आता है 100%, 1 नहीं 100%, क्योंकि ये इसको हम परसेंटेज में नापते हैं। सो कभी कभार आप कंफ्यूज भी हो सकते हो 1, सो इट इज़ परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है 100%। DO डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, इट इज़ हमारे पास मैक्सिमम एट नोन, सो ये हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम एट नोन। फिर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर एबल टू वर्क इन presence of oxygen only, absence of oxygen only, presence as well as in absence, so facultative की बात कर रहे हैं, so दोनों में एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों कंडीशंस में। द मीन्स ऑफ SS फॉर इंसेप्शन एंड क्लीनिंग ऑफ ए सीवर लाइन इज नोन एज, क्या कहा जाता है मैन होल। सीवरेज सिस्टम इज डिजाइन फॉर, सो सीवरेज सिस्टम इज डिज़ाइन फॉर, सीवरेज सिस्टम मतलब आपका सीवर, यानी कि जो पाइप्स वगैरह हमारे पास हैं, किसके लिए आप डिज़ाइन करते हो, आप डिज़ाइन करते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो के लिए। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट, आप सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स की बात कर रहा है, लाइक हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज यूनिट, क्लियर, या फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सो इनको हम डिज़ाइन करते हैं किसके लिए, एवरेज फ्लो के लिए। लेइंग ऑफ सीवर इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ, सो लेइंग ऑफ सीवर किससे हम करते हैं, साइट ड्रिल एंड बोनिंग राड से, ये भी आपको बताया था। क्रोजन इन कंक्रीट सीवर इज काज्ड बाय, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 128 तक हम पहुंचे हैं। सो सेप्टिक कंडीशन DO, सो ऑलरेडी हमें पता है क्रोजन किसके कारण होता है, सेप्टिक कंडीशन, बाकी ऑप्शन देखने की नीड भी नहीं है, क्लियर। सो इट इज़ हमारे पास फिलहाल यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 128, शायद इसमें 440 समथिंग क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम एक एक करके देखेंगे जो भी हमारे पास रिलेवेंट होंगे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। एंड जो हमारे पास रिलेवेंट हैं उन्हीं की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें, जो इरिलेवेंट हैं जो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ आपको, ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान, हाँ थोड़ा बहुत एक बार आप देख लें यहाँ से वीडियो में, बट ज़्यादा इनके ऊपर फोकस लगाने की नीड है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।